So welcome again everyone in our success squad. So आज फाइनली लेक्चर आ रहा है। मुझे पता है बहुत दिनों का लंबा सा टाइम ब्रेक हो चुका है अब तक, पर देयर वाज सम इशू जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था, मतलब लेक्चर नहीं हो पा रहा था। बट नाउ इशू इज सॉल्व, तो हम जल्दी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इट। यह लेक्चर आज मेरे साथ तुम लोगों का पहला नहीं दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने इंग्लिश का देखा था, अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा है तो इंग्लिश का मैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर का लेक्चर पोस्ट कर चुका हूँ, जो कि वाई पे आपको मिल जाएगा। जस्ट सर्च कर लीजिए वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एसएससी क्लास 10th, ये डाल दीजिए आप लोग, आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, या आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। डालिए द सक्सेस स्क्वाड और चैनल पे जाके आप लोग देखिए, आपको वीडियो सामने ही मिल जाएगा, क्योंकि अब तक हमारे ज़्यादा वीडियोस लेक्चर्स नहीं गए हैं। सो अभी उन सब बातों को थोड़ा सा बाजू में रखते, आज हम थोड़ा सा अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आई होप सो आप लोग एक्साइटेड हो गए हैं। या दिस इज़ मी, इफ़ यू आर थिंकिंग ये कौन है ये कौन है, सो दिस इज़ मी। आज देख लो मेरी शक्ल तुम लोग। और अभी इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना सिग्नेचर विग्नेचर मारना तो बनता है। सो उसके लिए वो था सिर्फ तो आज हम फाइनली फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जो कि मेरे थ्रू आप लोग पढ़ने वाले हो। सो वी आर ऑल रेडी फॉर इट। स्टार्ट करने के लिए भी हम रेडी है, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। ओके, सो जस्ट लेट्स गो। पर लेक्चर क्या है? आरंट यू इंटरेस्टिंग कि लेक्चर क्या होगा? ये देखो, ये दिख तो रहा है तुमको सब सामने, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। थिंक, इमेजिन लेक्चर क्या ही हो सकता है। ये दिख रहा है ना, एटम फिजिक्स। डोंट थिंक केम का लेक्चर है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर, मतलब साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो अभी देखो, हमारी जो फुल साइंस की बुक है ना, मतलब साइंस 1 की जो बुक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब डिवाइडेड नहीं है, एक ही बुक दी है सिंगल, पर वो जो बुक है उसमें 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स है। एक होता है केमिस्ट्री और दूसरा होता है ये फिज़िक्स। तो अब ये जो चैप्टर है ना, ये वाला जो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, ये हमारा किसका पोर्शन है? ये है हमारे फिज़िक्स का पोर्शन। ये आप लोग नोट कर सकते हो, क्योंकि मतलब हमें पता तो हो कि फ़िज़िक्स कौन सा है और केमिस्ट्री कौन सा है। तो ये जो चैप्टर है, ये फ़िज़िक्स के चैप्टर में आता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि साइंस 1 का जो है, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन चैप्टर आता है फिज़िक्स में। ओके, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता था आपको। सो लेट्स सी, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ओके, चैप्टर का नाम है हमारे ग्रेविटेशन। सो सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। सो ग्रेविटेशन चैप्टर, देखो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि फ़िज़िक्स टफ होता है, फ़िज़िक्स टफ होता है। बेटा फ़िज़िक्स टफ होता नहीं है, उसको तुम टफ समझ लेते हो, और तुम उसको एक बार टफ समझ लेते हो, वो भी अपनी टफनेस में आ जाता है ना। भाई मैं ना होऊंगा तुमसे। तो मेरा यही मोटिव है कि तुम लोगों के लिए फ़िज़िक्स ईजी से ईजी बना दूँ। सो सबसे पहले थोड़ा सा गला खराब है, सो एडजस्ट। ये जो चैप्टर है, ये हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये चैप्टर पे होता है 6 मार्क्स का वेटेज। 6 मार्क्स बस नहीं होता है रे बाबा, 6 मार्क्स भी बहुत होता है। और इसमें से 1 या फिर 2 मार्क का न्यूमरिक्स आने का चांस होता है। सो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 6 मार्क्स भी कैरी करता है, ऊपर से इस पर न्यूमरिक्स भी आता है। वो भी कितना आता है? बहुत आता है बेटा, वो बहुत होता है। ठीक है, समझे? क्योंकि 1 मार्क का 2 मार्क का न्यूमरिक्स वो छोड़ाने में ही हालत टाइट हो जाती है। और मैं आपको आज या फिर किसी और लेक्चर में कुछ 1 या फिर 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जो रिपीटेड है, जो आ सकते हैं या फिर आना कंफर्म है। तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। ये विद ऑप्शंस है, विद ऑप्शंस है ये। विदाउट ऑप्शंस ये चैप्टर 4 मार्क्स का होता है।
बट अगर आपको सब आता है इस चैप्टर में तो आप 6 मार्क तो इजीली कवर कर जाओगे ना। तो सबसे बेटर है चैप्टर पे फुल फोकस करो, किसी भी चैप्टर को लाइटली मत जाने दो कि हाँ भाई इस पे तो इतना ही मार्क्स है, इसको ऑप्शनल में डाल देते, इसको ये वाला कर देते। पर बेटा ऑप्शनल में डाल डाल के भी तुमको इसमें से 4 मार्क का तो छुड़ाना ही है। सो ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन ना करते हुए हम पहले से ही अपने चैप्टर पे फोकस्ड रहेंगे कि हमें ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है। ग्रेविटेशन मार्क विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का आता है, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का आता है। ये सब आप नोट करते चलिए अपने पास, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट आप साथ नोट करते चलेंगे आपके लिए ही बेटर होगा। और इसको 6 मार्क्स में से भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 1 या 2 मार्क का इस चैप्टर में से न्यूमरिक्स आता ही है, कंफर्म है ये, ठीक है। इसलिए इसको हल्के में ना लीजिए और फोकस करते चलिए। देखो साइन कर दिया, बोल रहा हूँ, मतलब हल्के में नहीं ले सकते। ये तो हो गया चैप्टर के बारे में अपना इंट्रोडक्शन। तो अब इस चैप्टर में ऐसा क्या है जिस पर हम फोकस करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में क्या ही है, ये चैप्टर खुद ही में क्या कंटेन करता है। तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन। ऑफ कोर्स हम ग्रेविटेशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपने आगे के पेजेस में। मतलब हम जानेंगे कि क्या है ग्रेविटी, कैसी होती है ग्रेविटी, क्यों होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम लोग जानने वाले हैं, इतना आप मतलब अपने जहन में भर लीजिए। उसके बाद का टॉपिक नंबर 2 जो है वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों ही टॉपिक बहुत आसान से है। अगर आप एक बार दिल लगा के पढ़ लोगे इन टॉपिक्स को, आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये इजी से टॉपिक्स हैं सारे। इस चैप्टर में आपको हार्ड कहाँ लगेगा, एंडिंग कि एंडिंग का पोर्शन जो है ना वो थेरेटिकल कम है और सॉल्विंग पर ज़्यादा है, पर उसको भी ही तो हम इजी बनाने के लिए आए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे केपलर के लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट वाला वो एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड मूवमेंट, वही वो एक्सेलरेशन पढ़ा। बट अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी एक ही बात है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। फ्री फॉल एकदम एंडिंग का टॉपिक है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अरे मैं इससे क्यों लिख रहा हूँ, वेट, ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मतलब तुम लोग नोट कर सकते हो इसमें कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने लायक टॉपिक है क्वेश्चन बनाने लायक। बट इसमें से जो बोर्ड वाले हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अपने बोर्ड में भी नहीं देखे, और जो मैंने PYQ सॉल्व किए उनमें भी नहीं देखे। तो आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिएगा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। मतलब यही नहीं पता होगा अगर कि हम चैप्टर में जा किस लिए रहे हैं, उसे पढ़ किस लिए रहे हैं, तो पढ़ के फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे पूरे अपने इस चैप्टर में। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है, टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए अपने पास, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कंटिन्यू में भी नोट कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए वेट नहीं करने वाला, तो चलो सामने की स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सोचा था कि टॉपिक्स के बारे में आपको, वेट, क्या लिख रहे हो यार, कि ये जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स पे आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूँ। बट अभी ब्रीफ में जाके क्या करें, सीधा चालू कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 6 ही तो टॉपिक है ना, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 टॉपिक है। सब मतलब ग्रेविटेशन तो अपना पूरा ही टॉपिक है, यानी 7 टॉपिक है सिर्फ पूरे इसमें,
और 7 में से सिर्फ एक छोड़ दो तो तुम्हारा 6 मार्क का तो पेपर बन गया ना। सो वाई टू फियर ब्रो, वाई टू फियर? क्योंकि इसमें जो है, जो भी ये चल रहा है, मतलब सिर्फ 7 टॉपिक करना है, और 7 में से एक को एक्सेप्शन छोड़ दो, क्योंकि उसमें टॉपिक का नाम ग्रेविटेशन दिया है, और ग्रेविटेशन तो हमारा चैप्टर है ना बच्चा। सो उस पे क्या है? मतलब इसमें 7 ही टॉपिक है, मतलब सोचो कितना इजी सा चैप्टर होगा। सिर्फ 7 टॉपिक दिए हैं, उन्हीं 7 टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा, इतना ध्यान में रखो। यही 7 टॉपिक, यही 7 टॉपिक तुम्हारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। यही 7 में से भी मैंने बता दिया तुम्हें कौन से इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, मतलब ऐसा नहीं बनते, इस पर थेरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते बच्चा, बट इस पे न्यूमरिक्स बनता है। न्यूमरिक्स तुम्हें इस पर देखने नहीं मिलेगा, इस पर देखने मिलेगा, इस पर देखने मिलेगा, इस पर देखने मिलेगा। ये 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब यही नहीं कि इससे क्वेश्चंस ही नहीं आते। तो इसका अंदर छुपा हुआ राज ये है कि ये नहीं आते बाबा, न्यूमरिक्स आते हैं। ठीक है, यही जो है डरा देने वाली सच्चाई तुम्हें इस स्लाइड में बताने वाला था, बट हम लाइट रखें, मतलब वी नो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो वाई टू फियर जब सक्सेस गॉड इज। सो वही सिर्फ 7 टॉपिक है जो कि ईजीली कवर हो जाएंगे। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो ना कि यार रियली हम कर सकते हैं ना, हम में हिम्मत है, हम कर सकते हैं, क्या हम करके दिखाएंगे। गो एंड फिल द कमेंट सेक्शन कि आई हैव द करेज, आई विल डू इट, आई हैव द करेज, आई विल डू इट, आई हैव द करेज, आई विल डू इट। इतना लिख दो बस कमेंट में, बस। तुम लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बस इतना कमेंट में लिख दो कि आई हैव नो फियर। वेट, क्या कहा था? या आई एम एबल टू, जो भी मैंने कहा था अभी, सॉरी 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 सॉरी, आई ओन फॉरगेट इट। बट वही जाओ, लिख दो कमेंट में, और यही चीज़ सुबह शाम खाते पीते सोते देखते खेलते, यही वाली चीज़ अपने इस भेजे में भर लो, क्योंकि ये कनेक्शन जाएगा सीधा तुम्हारे दिल के पास बेटा। अब दिल तो तुम सुनोगे नहीं, दिल की तो सुनते हो, दिमाग की कहाँ सुनोगे। सो बहुत ख़राब लग रहा है। सो जस्ट इतना ध्यान रखो, इजी जाएगा। ग्रेविटेशन एक टॉपिक को एक्सेप्शनल, अरे वेट, ग्रेविटेशन एक टॉपिक को हमने एक्सेप्शनल निकाल दिया, क्योंकि वो चैप्टर पूरा ही ग्रेविटेशन पे है। सिर्फ 7 टॉपिक कवर करने हैं, 7 में भी टू बी सेड 6 ही पकड़ लो। और इन्हीं टॉपिक्स में से भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फो दे दिया कि इनमें से कि इनमें से न्यूमरिक्स बनेंगे, इसको भी इंक्लूड कर लेना, ओके। इनमें से न्यूमरिक्स बनेंगे और इनमें से थ्योरेटिकल बनेंगे। थ्योरेटिकल इनमें से भी आ सकता है। सो मैंने क्या किया है, नो मोर, ऐसा नो क्वेश्चंस नहीं लिखा है, नो मोर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बनता है पर बनता है। सो कवर करते चलना है। तो ग्रेविटेशन क्या है? सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है ना एक। ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन जो है वो भी एक फोर्स ही तो है, तो वही मतलब फोर्स। अब ग्रेविटेशन तो फोर्स है, बट फोर्स क्या है ब्रो? जस्ट लाइक इमेजिन, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मैं बेचारी फ़ोटो ख़राब नहीं करूँगा। सो एक क्यूब है, ओके। वो क्यूब को एक बंदा बड़ी ही ताकत लगा के धक्का दिए जा रहा है, धक्का दिए जा रहा है, पर उसको फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों? फोर्स या नहीं तो समझना है, मैं क्यों आपको टॉपिक के बाहर ले जा रहा हूँ। वेट वेट वेट, अच्छे से समझेंगे। ये सर्कल चीज़ है, उसके बाद आराम से ले जा रहा है। ये जो है उसको थोड़ा सा ड्रैग सहना पड़ रहा है। सो इससे हमें, मतलब ये तो सिर्फ फोर्स का एक इमेज था। सो व्हाट इज़ फोर्स, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम वापस आते हैं। फोर्स क्या है? तो सबसे पहली बात बस इतना जान लो, फोर्स इज़ अ पुश और पुल acting upon an object as a result of its interreaction with another object। ठीक है,
मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं ये बॉल उठा के लाया हूँ, तुम पता है वो बॉल नहीं है, अब शेप्स में यही अवेलेबल था, सो यू हैव टू एडजस्ट। सो जस्ट लाइक सी, अभी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके 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 ओके, जस्ट लाइक इमेजिन यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई तो खड़ा है और वो इस बॉल को पुश कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई है, वो इस बॉल को पुश कर रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी, ये जो है एक बॉल है, उसको क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, पुश, या फिर समझ लो यहाँ पे भी एक जन है जो उसको पुल कर रहा है। ओके, ढकेल रहा है, वो खींच रहा है, फोर्स एक ही तरफ है। सो सबसे पहली बात हमारा क्या था, इससे हम क्या समझने वाले, फोर्स क्या है। फोर्स जो है ये पुश है, पुश यानी धक्का देना सामने की तरफ, और पुल यानी खींचना खुद की तरफ, खुद की तरफ, आगे की तरफ। पुश आगे की तरफ, पुल खुद की तरफ, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट पे किया जाता है, और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई अगर इंटरचेंज या फिर इंटररिएक्शन मिलता है, उस पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। यार बेचारा बहुत रिग्रेट में लग रहा है, उसकी आंखें नहीं बनाई हमने, ऊपर से सर उतना पीछे फेंक दिया है कि नहीं। सो ओके, सो सॉरी फॉर दिस वो बेचारा, सो लीव इट। तो हम अपने टॉपिक पर हैं। तो फोर्स सबसे पहले आप हाईलाइट कर दो आपको या अंडरलाइन, चलो हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट अच्छा लगता है ना। फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। थिंग टू रिमेंबर, यही फोर्स क्या है, एक पुश या फिर पुल है, एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्या, फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, इतना ध्यान में रख लिया, मतलब ये टॉपिक क्लियर। फोर्स क्या है, फोर्स है, किसी ने पूछ लिया क्लास में, टीचर तुमको पूछती है फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश या फिर पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, जिससे कि उसके इंटरचेंज या फिर उसके बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आता है फोर्स से। तो वही फ़र्क अब हम यहाँ देखेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं उठा के लाया हूँ एक फुटबॉल, उठा के लाया हूँ यानी इमेज उठा के लाई है मैंने एक फ़ुटबॉल की। सो अब इमेजिन एक फ़ुटबॉल का मैच चल रहा है, बहुत ही घमासान सा मैच चल रहा है। कोई फुटबॉल फ़ैन है, फुटबॉल खेलते हो, देखते हो, अगर हो तो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट में बता दो, ठीक है। सो इमेजिन कि एक फुटबॉल का मैच शुरू है। सो इसमें क्या हुआ, सोचो, जस्ट सोचो कि ये एक फुटबॉल है। ओके 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 वेट, इसको थिन करने दो। एक फुटबॉल है, ओके ये इतना क्यों थिन हो गया, एक फुटबॉल है, उसको किसी ने किक किया, ये ऐसा किक किया, फुटबॉल ऐसे आ रहा था। ओके, फुटबॉल ऐसे आ रहा था, लो फुटबॉल वाला इफेक्ट भी दे देते हैं इसको, ठीक है। फुटबॉल ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, और उसको पड़ा इधर से एक लात, यहाँ से उसे किक मारा गया। मतलब समझो फुटबॉल जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ की थी, बट इस टाइप तरफ से उसे एक फोर्स पड़ गया जो कि इसको, अच्छा ये मुझे बताओ तुम लोग, इसको हम लोग पुश में गिनेंगे या पुल में गिनेंगे। ये जो फोर्स लगेगा, जो फुटबॉल, देखो फुटबॉल इस तरफ से आ रहा था और फिर इसको सामने से एक लात पड़ी, ठीक है, एक लात पड़ी, तो इस पे फोर्स कौन सा लगा, पुश का लगा या पुल का लगा। अब तुम लोग देख लो, इसमें बताना मुझे, फोर्स पुश का लगा है या पुल का लगा है। सो इससे क्या क्या चेंज आ सकता है, ये पुश का फोर्स लगा है, ठीक है, ये पुश वाला जो फोर्स लगा है इस पे, तो इससे हमारे इस फुटबॉल हमारा एक ऑब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं, इसमें कैसे कैसे चेंज आ सकते हैं, किस किस टाइप के चेंज आ सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो आएगा,
सबसे पहला नहीं बोलेंगे, वो जो एक टाइप का चेंज आएगा, एक टाइप का जो चेंज आएगा वो होगा चेंज इन मोशन। मतलब पहला होता है मोशन, मोशन में उसके चेंज आएगा। अब मोशन में चेंज आएगा मतलब कुछ समझा नहीं है ना। अब मोशन क्या होता है, किसी एक दिशा में या किसी एक डायरेक्शन में चलना, उसे हम कहते हैं मोशन। एम आई करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, उसे हम मोशन बोलते हैं। सो अब मोशन में चेंज आएगा, मोशन में चेंज आएगा मतलब क्या आएगा, मोशन में चेंज आएगा। सी, फुटबॉल है, ऐसे आ रहा था इस तरफ, यहाँ से एक फोर्स लग गया उस पर। अब मोशन उसका था इस तरफ के मोशन पे था या नहीं, वो मोशन उसका इस तरफ का था। अरे, मोशन इस तरफ के मोशन पे चल रहा था वो, पर अब यहाँ जो है, यहाँ उसे पड़ गया एक फोर्स, ये फोर्स पड़ा उस पर। तो फुटबॉल जो हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, जो हमारा फुटबॉल तब से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, वो फोर्स लगने के वजह से वो अपनी डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को पलट देगा, क्योंकि अब वो सामने नहीं जा सकता, वो बाउंस बैक कर देगा। क्योंकि लात मारोगे अगर अब तुम उस फुटबॉल को, तो सीधा तो जाएगा नहीं, तुम्हारा पैर तोड़ के इज़न्ट पॉसिबल। तो वो क्या करेगा, वो आएगा, उस फोर्स से टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा, मतलब मोशन में चेंज आया है। और इससे क्या क्या होगा, उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। अब मोशन को यहाँ हम ना स्पीड पकड़ के चलते हैं, इस टाइप का था। इधर से फोर्स पड़ा, मतलब अपोजिट फोर्सेस आ गए, एक फोर्स इधर से आया, एक फोर्स इधर से आया। अब इमेजिन, ये वाला भले ही वीक है और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ओके। एक फोर्स यहाँ से आया, एक फोर्स यहाँ से आया, जब पेन से समझाता हूँ तुमको। सी, एक फोर्स यहाँ से आया, एक फोर्स यहाँ से आया, ये वाला थोड़ा सा कमज़ोर है, ये वाला थोड़ा सा ताकतवर फोर्स है, ठीक है। तो पर इसकी भी अपनी स्पीड है, इसकी भी अपनी स्पीड है, और इसकी भी अपनी स्पीड है। तो इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड जब माइनस कर देंगे हम लोग, तभी तो मोशन मिलेगा ना। तो मतलब मोशन को अभी हम स्पीड, डायरेक्शन कुछ भी पकड़ के चलो, मोशन यानी मूवमेंट, इसके मूवमेंट में फ़र्क आएगा। जिस स्पीड में वो जा रहा था पहले, उस स्पीड में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके सामने एक फोर्स लग गया, और फोर्स की वजह से वो बाउंस बैक हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। अब सोचो, कोई इतना फोर्स में आ रहा है, बाउंस बैक हो गया, नीचे जाके टप्पा खा के एक जगह रुक जाएगा। इट कांट गो लाइक बैकवर्ड इन द सेम स्पीड। सो ठीक है, पहला जो चेंज आता है वो चेंज आता है इसके मोशन में, ओके, मोशन में चेंज आता है। उसके बाद किस चीज़ में चेंज आता है, चेंज आता है हमारे शेप और साइज़ में। सो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा फुटबॉल है, अरे मैं बना सकता हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। हमारा फुटबॉल है, ठीक है, वो फुटबॉल, ओके ओके ओके, फुटबॉल भाग मत रहा, हाँ। फिर वो फुटबॉल इसी तरफ आ रहा है अपनी डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ की है। सो अब फुटबॉल में क्या चेंज होगा, अब फिर से उस पर फोर्स पड़ा है, लात पड़ी है उसको आगे से, उसके चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, ऐसा नहीं किया गया है, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब अगर यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये जो है इसका शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स जो है इस तरफ से पड़ा है, इस तरफ से पड़ा है, तो यहाँ का जो प्रेशर आएगा ना, वो उसे उस तरफ झुकने पे मजबूर कर देगा। सो वेट इस पे, तो ये इसका शेप सर्कल से बदल के हल्का सा अंदर दब जाएगा। आप ऑब्जर्व करते हो, फिज़िक्स क्या है, आपकी डेली लाइफ चीज़ें हैं बस, जो आप देख नहीं पाते, और उन्हीं को समझाने के लिए आप मन में देख पाओ, इसलिए तो बनाया गया है। तो मतलब वही जो सर्कल अपना थोड़ा सा चेंज शेप कर लेगा और अंदर चला जाएगा, वही है हमारा
चेंज इन शेप, अब देखो अब शेप बदला है। तो पहले अब वो इतने साइज़ में था, अब वो इतने साइज़ से घट के इतने साइज़ में आ गया है, या फिर समझो इतने साइज़ में आ गया है। साइज़ कम तो हुआ ना, साइज़ कम हुआ, पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया। पहले साइज़, जस्ट इमेजिन कि अगर पहले हमारे फुटबॉल का साइज़ बड़ा था, ठीक है, तो उस पर फोर्स पड़ने के बाद ये जो ऐसा शेप लगेगा इस पर। ओके यार, ये बन नहीं रहा है ऐसा शेप, सर्कल ही बन रहा है। वेट, ये ऐसा बना के देखते हैं। हाँ समझो, लेट्स इमेजिन कि हमारा शेप बन गया है, बन ही गया है, ऐसा ही कुछ बनेगा, बस इस तरफ पॉइंटेड नहीं होगा। समझो कि ऐसे शेप में वो मुड़ गया है। रुको यार, उसको छोड़ो, अपन हाथ से बनाते हैं। जा भाई, अरे जा भाई। तो ऐसे शेप में वो मुड़ जाएगा, क्योंकि उस पर अब इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया, तो उसका शेप, साइज दोनों में फ़र्क आएगा। ये शेप का फ़र्क, वेट कैसे दिखा रहा हूँ, ये शेप का फ़र्क और यही साइज़, क्योंकि साइज़ आप देख सकते हैं इतनी वैकेंट स्पेस है, मतलब साइज़ में ऑफ कोर्स चेंज आया है। ये तो बस चेंजेस है जो फोर्स की वजह से आते हैं, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अभी हम फटाफट देखते हैं, मैं डिटेल नहीं जाऊँगा आपसे। देखो फिर से फुटबॉल है अपना, फुटबॉल, अरे यार, फुटबॉल इस तरफ से आ रहा है अपनी फुल स्पीड में, फुटबॉल की डायरेक्शन इस तरफ की है। सो इस पर अगेन नहीं, यही तरफ से फोर्स अप्लाई हुआ, क्योंकि फोर्स अप्लाई उस पर पहले भी हो रहा था, फिर से फोर्स अप्लाई हुआ। तो अब जो ये इस तरफ आ रहा था, ये जो फुटबॉल इस तरफ आ रहा था अपनी डायरेक्शन में, वो अपनी डायरेक्शन में चेंज दिखाकर पीछे तरफ जाने लगेगा। पीछे तरफ जाएगा मतलब क्या होगा, मतलब ये इस पे लग गया कुछ, ठीक है, ये ऐसे सीधे आ रहा था, बाउंस मारेगा बाउंस मारेगा बाउंस मारेगा, और एक स्ट्रेट लाइन में जाके एक जगह स्टॉप हो जाएगा। तो यही है फोर्स की कहानी। फोर्स लगने से किसी चीज़ पर क्या चेंज आता है, पहली बात उसका मोशन चेंज हो जाएगा, यानी उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। दूसरी बात उसका साइज़ और शेप चेंज हो जाएगा। तीसरी बात उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही 3 चीज़ें हैं जो फोर्स असर करवाती है। सो देखो, ये वाला टॉपिक हम अच्छे से जानते हैं, ओके ठीक है। ये क्या है, वी हैव सीन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। लेट अस नो नाउ लर्न हाउ द फोर्स वॉज डिस्कवर्ड। ओके, आई थिंक सो ना, तुम सबको पता है कि ये कैसे मतलब डिस्कवर हुआ था वगैरह वगैरह, पता है ना तुम लोगों को। मतलब अपन इसके प्रीवियस मतलब क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो मतलब अभी कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। अच्छा, तो अभी हमें क्या पढ़ना है बस, कि ग्रेविटेशन जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। सो जस्ट लाइक गाइज, इमेजिन करो कि एक दिन, अरे वेट, नहीं, ये मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तुमको, ये तो मैं दूसरे को, हाँ। सो सी, जस्ट इमेजिन, ठीक है, इमेजिन यू आर सिटिंग अलोन अंडर अ ट्री। ओके, इमेजिन यू आर सिटिंग अलोन अंडर अ ट्री। यही कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे समझ रहे हैं। ओके, इमेजिन, लीव, जो भी लिखा है छोड़ दो उसको, समझो वहाँ कुछ नहीं लिखा है। बोलो तो मिटा भी दूँ, मैं मिटा दूँ? नहीं, बट तुमको पीडीएफ भी तो प्रोवाइड करना है आखिरी में, ऐसे कैसे मिटा दूँ? मिटा नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। देखो, सो अब हमारा टॉपिक है इमेजिन।
इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री अलोन। तुम अकेले से एक ट्री के नीचे बैठे हो, थिंकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स। You are just sitting under a tree thinking about random things. Of course, some of you must do overthinking, so stop it. It will affect your academics, so it is not worthy for you. then उसके बाद क्या होगा? एक एप्पल सडनली तुम्हारे सर पर गिरा, ठीक है? जस्ट लाइक इमेजिन करो एक एप्पल लगा है। ओके, बहुत गंदा एप्पल बनाया मैंने, पता है मुझे। एक एप्पल लगा है और ये एप्पल सीधा गिर गया तुम्हारे सर पे, ठीक है? ये एप्पल तुम्हारे सर पे गिर गया और ठीक है, समझो, ठीक है, क्या क्या हुआ अब तक? एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो आराम से, गर्मी का मौसम है, छाँव के लिए वहाँ जाके बैठ गए हो। और वहाँ पे बैठे बैठे क्या हुआ, तुम अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, पर तभी अचानक से वो एप्पल का पेड़ था, उस पेड़ से एक एप्पल सीधा धम से जाकर तुम्हारे सर पे लगा। तो अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा या तो तुम्हारे मुंह से आउच निकलेगा, या फिर आई गो, जो भी तुम्हारा पता है। कुछ लोग ना बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गंदी नहीं बोलूँगा, उसमें वाइब्स है अपनी। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा तुम आउच बोलते, वहाँ से उठ के पेड़ को 4 गाली मारते और निकल लेते वहाँ से कि ये पेड़ तो है, कुछ तो है, अपन क्लासेस में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? वो पेड़ को तुम 4 गाली मारते पहले तो, कि इस पेड़ के नीचे क्यों बैठा मैं उसके बोलते कुछ तो पेड़ को, पेड़ बेचारा, उसकी गलती भी नहीं है, वो गुमसुम बेचारा अपना कुछ बोल नहीं सकता, चुपचाप खड़ा होगा, क्या ही करेगा, ठीक है? बट क्या हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति था, मतलब उस टाइम पे एक व्यक्ति था जिसने सिर्फ आउच नहीं बोला, उसने क्वेश्चन किया, सबसे पावरफुल क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड, वाई, क्यों? ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? तो जिस एक व्यक्ति ने ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन किया, उस व्यक्ति का नाम था अभी फेमस, वो वो पर्सनैलिटी है सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने पूछा क्यों, वाई डिड द एप्पल फॉल डाउन एंड नॉट अप? मतलब देखो, अब वो एप्पल टूट गया, टूट के नीचे ही क्यों गिरा? एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था। अब इमेजिन करो, मतलब बहुत सारे लोगों की तो इमेजिनेशन वैसे भी पहले से ऐसी है कि इमेजिन करो, हम अर्थ के इस साइड पे बैठा था, पेड़ इस तरफ था, एप्पल टूटा तो टूट के ऊपर भी तो जा सकता था, वो नीचे ही क्यों आया? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? ऐसा वाला क्वेश्चन ठीक है, छोड़ो, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आया, वाई डिडंट इट स्टे हैंगिंग मिड एयर? यानी ये बीच हवा में भी तो तैर सकता था, ये ऊपर भी तो जा सकता था, पर ये एप्पल नीचे ही क्यों आया? कुछ तो रीज़न होगा कि ये नीचे क्यों आया। तब न्यूटन को रियलाइज़ हुआ कि यार शायद से यहाँ कोई तो इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखता नहीं है, पर वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ के अंदर खींच रहा है, सिर्फ एप्पल को नहीं, सिर्फ इंसानों को नहीं, और इवन द मून, इवन द स्टार, एवरीथिंग। वो एक इनविजिबल फोर्स है कुछ तो अर्थ के अंदर, जो सिर्फ हमें नहीं, जो हमें सिर्फ एप्पल्स को नहीं, जो सिर्फ मून को नहीं, जो सिर्फ स्टार्स को नहीं, बल्कि एक यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक चीज़ को अपने तरफ खींचता है, हर एक चीज़ को अपने तरफ खींचता है। तो ऐसा न्यूटन ने डिस्कवर किया। तो ठीक है, द इनविजिबल पुल, जो इनविजिबल पुल था, जो उसने मतलब पता लगाया कि अर्थ के अंदर एक कुछ तो इनविजिबल सी फोर्स है, उस फोर्स का नाम उसने रखा ग्रेविटी। वो ग्रेविटी क्यों? अब ठीक है, अब गेस करो क्या? He proved that the same force that pulled the apple also kept the moon moving around the earth and planets around the sun. तो ये उसने फिर क्या पता चल गया कि ये जो इनविजिबल सा फोर्स है ना,
वो सिर्फ मून को अर्थ के तरफ नहीं घुमाता, अर्थ के आजू बाजू नहीं घुमाता, बल्कि ये सारे प्लैनेट्स को भी अर्थ सन के अराउंड घुमाता है। मतलब ये फोर्स सभी प्लैनेट्स के पास है। अब वो कम है ज़्यादा है वो नहीं पता, बट है। तो मतलब क्या हुआ सोचो, एक न्यूटन है क्योंकि इस जगत में एक ही न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल है, एप्पल गिरा। उसने क्या सोचा कि एप्पल ऊपर भी तो जा सकता था, बीच हवा में भी तो तैर सकता था, पर आके गिरा क्यों? तो उसने क्या पता लगाया? उसने पता लगाया कि इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में एक ऐसी फोर्स है जो हर एक चीज़ को उसके तरफ खींच रही है, ठीक है, खींच रही है उसके तरफ। और ये ही जो फोर्स है वो सिर्फ मून का एक्सेलरेशन अर्थ के आजू बाजू नहीं कराती, बल्कि यही फोर्स सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसका भी रीज़न यही फोर्स है। इसमें भी वही सेम चीज़ बताई गई है तुम लोगों को, मतलब वही की सारी चीज़ें, मतलब एक ग्रेविटी प्रेजेंट है कुछ तो उस पर सब ऐसे अफेक्ट करता है। ये नोट्स आपके लिए क्यों लिखे गए हैं? ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर पाओ, ताकि मुझे नहीं, ताकि आप लोग इन्हें नोट कर पाए और आपको पढ़ने में आसानी हो। या आपके बुक के नोट से हो सकता है थोड़ा बहुत मैच करता हो, क्योंकि मैंने एसएससी की बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक ही ज़्यादा प्रेफर की है पढ़ाने के लिए। सो इससे ये सब जो आप देखते हैं ना स्लाइड में, मुझे सुना करो और चीज़ों को नोट किया करो, ये सब नोट किया करो। और जो मैं बोलता हूँ, बोलने वाला इमोजी होता है ना, वो सुना करो, ठीक है? जो बोलता हूँ वो सुना करो, जो देखते हो वो लिखा करो। सो टाइप ऑफ फोर्सेस के भी टाइप है। अब हमने फोर्स तो जान लिया क्या है, फोर्स क्या है, एक पुश या फिर एक पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। बट फोर्स के भी अलग अलग टाइप है, उन्हीं में से पढ़ने वाले कौन सा है? उन्हीं में से हम पढ़ने वाले हैं बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इन्हीं में से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम पढ़ने वाले। तो there exists a force of attraction between any two particles of matter in the universe such that the force depends only on the masses on the particles and the separation between them. It is called the gravitational force and the mutual attraction is called gravitation. बहुत टफ डेफिनेशन, ग्रेविटेशन की बहुत टफ डेफिनेशन है। तो हम सादी सिंपल चीज़ में जानेंगे। बाजू का डायग्राम उसी लिए है, समझ लो इतना ही है अपने पेज पे, समझ लो क्या, उतना ही रख दूंगा पेज में। नहीं, आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, समझ लो। अरे यार न्यूटन जी रुकिए ना, ठीक है, समझ लो इतना ही है, इतना ही पेज समझ के चलो अब। ओके, शिट, सॉरी। ओके, ठीक है, लेट्स इमेजिन इतना ही है अपने पास। अब इसमें से देखो, इसमें से हमको क्या पढ़ना है। अब ग्रेविटेशन का बहुत टफ डेफिनेशन दिया है, इतना टफ डेफिनेशन हमको समझने में भी हार्ड जाएगा और याद करने में भी हार्ड जाएगा। याद मतलब मेरे स्टाइल में रट्टा तो मारोगे तुम लोग, चलेगा ही नहीं। ओके, बहुत बहुत मार खाओगे। ठीक है, मेरे इसमें ग्रेविटी मतलब रट्टा नहीं चलेगा तुमको। ओके, सो अब देखो, अब हम क्या करते हैं। अब समझो ये एक बॉल जो है, ये बॉल कुछ वक्त पहले इसके हाथ में था, ये बॉल कुछ वक्त पहले इसके हाथ में था, ऐसा हम समझ लेते हैं। अब इसने क्या किया, बॉल को ऊपर से जैसे कि ये उठाया हुआ है, ये देखो। अब हमारे पास ना कैमरा वगैरह होता अच्छा, तो हम अच्छे से अपना फेस दिखा के, अच्छे से तुमको एग्जाम्पल मतलब अच्छे से दिखा दिखा के पढ़ाते, बट अभी नहीं है। सो कुछ टाइम बाद वो भी हम फैसिलिटी लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। अभी वो लैपटॉप में OBS स्टूडियो काम नहीं कर रहा है और बहुत सारे अलग अलग ऐप्स है, हमने ट्राई किए, साइट्स ट्राई की, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं ऐप का कुछ फॉल्ट है या क्या है, बट वो काम नहीं कर रहा है। सो उसके लिए अब हम देख रहे हैं, जल्दी ही जल्दी वो फैसिलिटी आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अर्थ के अंदर एक पुल है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है, समझ लो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट्स इट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ही समझ लो। तो अब सबसे पहली बात हम जानेंगे सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ओके, तो बहुत सालों पहले, ठीक है, बहुत सालों पहले 1964 1964 इंग्लैंड के एक छोटे से विलेज में एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है। वो लड़के का नाम था आइजैक न्यूटन। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा बच्चा दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बनेगा। यू कैन सी, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये सर आइजैक न्यूटन ही है। ओके, सो ये जो है ये है सर आइजैक न्यूटन। इनका फेस मतलब देख लो एक बार, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लिखिए, ये आप लिखिए, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, एक इंग्लैंड के एक छोटे से विलेज में इनका जन्म हुआ। इनका नाम आइजैक न्यूटन रखा गया। 1642 में इनका बर्थ हुआ और 1727 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। छोटे छोटे न्यूटन के मन में हमेशा सवाल घूमते रहे कि ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, ये आसमान, तारे आसमान में क्यों चमकते हैं, चीज़ें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल ना, ऐसे हमको भी तो सवाल आते रहते जब हम अपने बचपन में होते, तो बहुत सारे सवाल हमें भी आते रहते, तो वैसे ही सवाल न्यूटन को भी आते थे। और उन्होंने इस सवाल के पीछे क्यों ही लगा दिया कि ये क्यों है। हम तो छोड़ देंगे ना अगर हमारे मम्मी पापा ना बताए तो, बट उसकी ये क्यूरोसिटी और सोचने की आदत ने उसे वो करने पर मजबूर किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बड़े होके न्यूटन ने अपनी सारी डिस्कवरीज एक बुक में लिख दी। उसने जो पता किया, जितना पता किया, वो सब एक बुक में लिख दिया और बुक का नाम दिया प्रिंसिपिया। इस बुक में उसने दुनिया को क्या क्या दिया, लॉज ऑफ मोशन दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन दिया और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये तीन चीज़ों को उसने अपने उस बुक में मेंशन किया है। आप लिख लीजिए प्रिंसिपिया में क्या क्या है, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इसके पहले भी एक साइंटिस्ट है जॉन केपलर ने बता दिया था कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं। 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो पहले ही डिराइव हो चुका था, केपलर वो पहले ही बता चुके थे। लेकिन क्यों ऐसे मूव करते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये राज सॉल्व किया न्यूटन ने। उसने बताया कि जो फोर्स एक एप्पल को ज़मीन पर गिराता है, वही फोर्स प्लैनेट को उनकी ऑर्बिट में घूमने पर मजबूर करता है। सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के समझने का तरीका ही बदल दिया। आज भी जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन का नाम सबसे पहले आता है। उनकी डिस्कवरीज हर नए साइंटिस्ट को इंस्पायर करती है और ऑफ कोर्स करती रहेगी। गधो, ध्यान नहीं है तुम्हारा, अभी ध्यान से सुनो। क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। सर आइजैक न्यूटन, बर्थ 1642, कहा इंग्लैंड, प्रिंसिपिया, बुक प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में क्या क्या है लिख दूँ, प्रिंसिपिया में क्या क्या है, वेट लिख देता हूँ। प्रिंसिपिया में क्या क्या है, प्रिंसिपिया में है लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है और आखिरी थर्ड ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया है, ठीक है। ये चीज़ें उसमें बताई गई है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया उनके बारे में। ओके, तो ठीक है, अब देखो वेट गाइस, एक ब्रेक ले लो, वाटर ब्रेक एसेंशियल होता है।
ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। अब देखो, समझो तुम किसी मेले में गए हो, ओके। वो मेले में गए, तुम बैठे जाइंट व्हील छोड़ो, तुम बैठे रोलर कोस्टर पे। और वो रोलर कोस्टर कैसा है, वो सर्कुलर पाथ, वहाँ नहीं, डायग्राम खराब हो जाएगा। वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। एक रोलर कोस्टर पे गए, वो रोलर कोस्टर जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ऐसा समझ लो। अब उसमें जब ये घूमता है, जब वो रोलर कोस्टर घूमता है, तब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुमको बाहर की तरफ एक ऐसा पुल अट्रैक्ट किए जैसा लगता है, बट फिर भी तुम सीट से चिपके रहते हो। सीट से चिपके रहते हो। क्यों? क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स तुम्हें सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर के तरफ जाने वाली फोर्स। सिंपल शब्दों में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल सर्कल में मूव करता है, उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है जो उसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर ये फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट सीधा टेंजेंट पे निकल जाएगा। टेंजेंट समझते हो ना, जो सर्कल को एक ही बार टच होके निकलता है, समझते हो? गुड, अच्छी बात है, समझते हो। तो वो एक टेंजेंट पर ही सीधा निकल जाएगा, अगर अगर उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना ये नहीं हो सकता। जस्ट लाइक इसमें हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो इसमें क्या है, एक लड़का है, उसने ये पकड़ा हुआ है, उस वो बीच से पकड़ा हुआ है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ठीक है। ये घुमा तो रहा है, बट फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। क्यों? अगर छोड़ो, इसने ये रुक गया, ये रुक गया घुमाना, तो ये धीरे 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 कहाँ तक आएगा? उस तक ही पहुँचेगा ना। या फिर ये कट गया तो कहाँ जाएगा? टेंजेंट पे निकल जाएगा। ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, वहाँ से सीधा टेंजेंट पे निकल जाएगा। सो क्या बता रहा है? फोर्स सेंटर पे है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर फोर्स है बीच में आ जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स का कनेक्शन ही कट गया तो सीधा टेंजेंट पे निकल जाएगा। ऑफ कोर्स ये लॉजिकल थिंग्स है, ठीक है, लॉजिकल्स है। मतलब इसमें देखो, हम अच्छे समझते हैं अभी। इमेजिन करो, ये कोई एक ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई एक व्यक्ति है, इसने अपने हाथों में बांध रखा है एक पत्थर को धागे से, और वो उसे घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। अब घुमाते घुमाते क्या हुआ, उसके हाथ दुख गए, वो रुक गया। तो ये क्या होगा, ये धीरे ये धीरे 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 करते कहाँ तक? उस तक पहुँच जाएगा, पहुँचेगा, ऑफ कोर्स पहुँचेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ ही है सारा फोर्स। ये देखो, ये कहाँ पे लगा हुआ है सब, ये सेंटर ही तो है, यही से तो घूम रहा है वो। तो ये फोर्स जब बंद हो जाएगा, वो फिर एक ऑर्बिट कम आ जाएगा, एक ऑर्बिट, और यहाँ तक ही आके, यहीं पे आके स्टोन रुक जाएगा, क्योंकि फोर्स सेंटर। अब समझो क्या हो गया, ये जो है, जो फोर्स अब तक लग रहा था वो कट गया, ये फोर्स यहाँ से कट हो गया, तो ये घूमेगा तो नहीं, अब ये बीच में कैसे आएगा? उस पर सेंटीमीटर फोर्स का कनेक्शन ही नहीं रहा कुछ, सेंटीमीटर फोर्स तो सीधा कट गया। और तो फिर ये सीधा, अगर ये ऐसा आ रहा है, यहाँ पे कट गया वो, तो यहाँ से सीधा टेंजेंट, इसके साथ टेंजेंट बना के वो निकल जाएगा। यही बात इस चीज़ में समझने जैसी है। सेंट्रीपिटल माने सेंटर सीकिंग, ठीक है, सेंट्रीपिटल माने सेंटर सीकिंग, और ये कहाँ होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये नहीं रहा, अगर ये फोर्स इसका कम हो गया है तो ये बीच में आ जाएगा, अगर फोर्स का डायरेक्ट कट ऑफ कर दिया तो सर्कल के साथ एक टेंजेंट पे निकल जाएगा, ओके। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, समझे? ठीक है, देखो, बहुत पुराने ज़माने के लोग हैं ना, वो आसमान को देखते आए हैं, तारे, ग्रह, प्लैनेट्स, चांद सब ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास टेलीस्कोप ही नहीं था।
उनके पास टेलीस्कोप था ही नहीं, सब कुछ नेकेड आइज से देखते थे अपनी आंखों से, मतलब बिना टेलीस्कोप वो सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेते थे कि हाँ यहाँ ये है वहाँ वो है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना कि वो कैसा है, वो वहाँ क्यों है, वो वहाँ कब तक है। और वो कंफर्मेशन के लिए लगता था टेलीस्कोप, उस टाइम पे टेलीस्कोप ही तो नहीं था। फिर 16th सेंचुरी तक बहुत सारा डाटा जमा हो गया, प्लैनेट किस दिन कहाँ था, कैसे मूव कर रहा था, कब कहाँ दिखा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारा डाटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। इस डाटा को उठाया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉन्स केपलर। केपलर ने सोचा यार इन प्लैनेट्स का कुछ सिस्टम ज़रूर है, ये रैंडम तो मूव नहीं करते होंगे। फिर क्या था, दिन रात ऑब्जर्वेशन के बाद केपलर को एक पैटर्न दिखा, उसने डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, और और इन्हीं को हम कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, समझे, ठीक है। तो ये जो है ये टेलीस्कोप है, इसमें बताया है कि टेलीस्कोप गैलीलियो ने फाउंड किया था, उसके पहले सारे ऑब्जर्वेशन जो थे वो नेकेड आइज से होते थे, पर 16th सेंचुरी में गैलीलियो ने ने 16th सेंचुरी में टेलीस्कोप का फाइंड कर दिया, जिससे बहुत हेल्प हो गई। ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, केपलर्स 3 लॉ ऑफ डिवाइड बाय केपलर्स। तो गाइस सुनो, जब केपलर्स अपने टाइम में आसमान में तारे और प्लैनेट्स देख रहा, तो उसने एक बहुत बड़ा राज पकड़ा कि प्लैनेट्स रैंडमली नहीं घूमते बल्कि एक परफेक्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। चलो अब जानते हैं केपलर के 3 ज़बरदस्त रूल जो प्लैनेट की सीक्रेट ड्राइविंग फोर्स है। तो सबसे पहला केपलर का फर्स्ट लॉ जो तुम लोग अपने सामने जो तुम लोग अपने सामने देख सकते हो, ये वाला केपलर का फर्स्ट लॉ है। ओके, ये जो आप लोग देख रहे हो मार्क किया गया वो केपलर का फर्स्ट लॉ है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ, सबसे पहला रूल सिंपल है, ठीक है। प्लैनेट अपने सन के आसपास गोल गोल नहीं, थोड़े चपटे हुए सर्कल यानी इलिप्स में घूमते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो है ये सर्कल दिख रहा है तुमको, सर्कल तो ऐसा होता है ना, सर्कल तो ऐसा होता है, सर्कल थोड़ी है, ठीक है, सर्कल तो ऐसा होता है। और ये जो है देखा, इसने तक शेप आइडेंटिफाई किया कि सर्कल में और इलिप्स में, मतलब ये समझ लो थोड़ा सा चपटा सा सर्कल, उसको हम इलिप्स कहें, ठीक है। तो पहला लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स जो है ये प्लैनेट्स अपने सन के अराउंड एक गोल ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करते हैं, बल्कि ये थोड़े से दोनों तरफ से चपटे जिसे हम इलिप्स कहते हैं, उस इलिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये डिराइव किया था पहला लॉ केपलर ने, ठीक है। ये पहला लॉ केपलर ने बताया कि प्लैनेट्स जो है वो गोल नहीं बल्कि एलिप्स में रिवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा लॉ, ये जो देख रहे हो वो दूसरा लॉ है, ये है सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ देखते हैं। अब वैसे रुको, इसमें पहले वाले में देखते हैं कि देखो, समझो क्रिकेट बॉल नहीं, थोड़ा दबा हुआ क्या है, रग्बी बॉल जैसा शेप में, और सन परफेक्ट बीच में नहीं होता, वो इलिप्स के कोने में होता है, कोने में। मतलब समझो इलिप्स जो होगा इसको हम फुटबॉल की बॉल नहीं रग्बी बॉल समझेंगे, और सन एक कोने में होगा, जबकि ना सेंट्रली प्लेस्ड ना होके जो है ये अपना सन वो थोड़ा सा बाजू में रहेगा। इमेजिन करो, समझो सन एक गोल गार्डन में थोड़ा कॉर्नर में खड़ा है और प्लैनेट्स गार्डन की बाउंड्री पे दौड़ रहे हैं। बस ये पार्क है, एक इलिप्स ओवल पार्क, उसमें सन एक लड़का है और बाकी जो है वो बाउंड्री है ऑर्बिट। अब सेकंड लॉ कहते हैं,
सेकंड रूल थोड़ा और मस्त है। जब प्लैनेट सन के पास होता है तो वो तेज भागता है, और जब सन से दूर होता है तो धीरे धीरे घूमता है। समझो, जब जब तुमने अपने क्रश को देखा तो तुम तेज तेज चलते हो, एक अलग सी फुर्ती आ जाती है तुम्हारे अंदर। और जब दूर होते हो तब किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। उससे मिलने की इच्छा होती है, उसे देखने की इच्छा होती है, उससे बात करने की इच्छा होती है। तो वैसा ही कुछ प्लैनेट्स का है। प्लैनेट्स दूर उतना फास्ट मूवमेंट नहीं करते जितना सन के पास करते हैं, क्योंकि सन के पास ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, जिनकी वजह से वो उनके एक्सेलरेशन पे ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब साइंस वर्जन में समझ लो, यानी इक्वल टाइम में प्लैनेट हमेशा इक्वल एरिया कवर करते हैं। मतलब अगर यहाँ स्पीड स्लो है, देखो समझो, इक्वल एरिया मतलब कैसे, यहाँ समझो, जैसे यहाँ उसकी स्पीड स्लो थी क्योंकि वो सन से दूर था, तो इसने इतना एरिया समझो 4 घंटे में पार कर दिया। इतना एरिया उसने 4 घंटे में पार किया। ये इतना दूर है ना, बाकी का तो पास है, तो अब बचा बड़ा एरिया उसके पास। अब वो उसी स्पीड में करेगा तो उसको लगभग 6 घंटे लगने, पर ये सन के थोड़ा सा क्लोज आ गया है। अब सन के क्लोज आ गया है तो इसके एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसका जो है एक्सेलरेशन, उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो ये इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ स्लोली घूम रहा था, यहाँ आ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी उसने इतना डिस्टेंस, ये ज़्यादा वाला डिस्टेंस, ये कम वाला डिस्टेंस, दोनों 4 घंटे में पार कर लिए, इतना समझो। ठीक है, ऐसा ही कुछ समझो, चाहे वो पास हो या दूर हो, वो इक्वल एरिया यानी इतना एरिया और इतना एरिया सेम टाइम में कवर करेगा, क्योंकि यहाँ वो स्लो है और यहाँ वो फास्ट है। समझ गए? अब केपलर के थर्ड लॉ पे आते हैं। बोल रहे होंगे ना, कौन था भाई ये केपलर, खुद की ज़िंदगी झंड कर गया, हमारी भी कर गया। ये है केपलर का तीसरा लॉ। ओके, अब केपलर का थर्ड लॉ क्या है? अब तीसरा रूल तो पूरा म्यूजिकल समझ लो इसको, म्यूजिकल। प्लैनेट्स का घूमने का टाइम और उनके सन के डिस्टेंस का स्क्वायर का परफेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जितना दूर जाओगे सन से, जितना दूर जाओगे सन से, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे, जितना दूर जाओगे सन से उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, क्या पढ़ा? डिस्टेंस ज़्यादा स्पीड कम, डिस्टेंस कम स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ पे वही बोला है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। ओके, अब इमेजिन, इमेजिन अर्थ को 1 साल लगता है एक राउंड में। ओके, सैटर्न जैसे दूर के प्लैनेट को लगते हैं सालों साल। जैसे ये अर्थ है, अर्थ ने 1 साल में पूरा कर लिया। अब उसके बाद है सैटर्न, सैटर्न के बीच में कितने प्लैनेट्स का डिस्टेंस, 2 प्लैनेट्स का डिस्टेंस आता है, तो वो उसको तो और साल लग जाएंगे, और साल लग जाएंगे। अर्थ तो जल्दी कर लेगा, पर ये तो मतलब सन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम। अब देखो, एक क्विक रिवीजन देख लो, इसमें क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, शेप कैसा है, शेप कैसा है, ओके सॉरी वो इलिप्स बन गया अपना। शेप कैसा है? इलिप्स। शेप कैसा है? इलिप्स। दूसरा जब पास होते हैं तो तेज़ घूमते हैं, दूर जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये है बस, अपना इतना ही है इसमें। शेप क्या है? इलिप्स। शेप क्या है? इलिप्स। पास होते हो तो तेज़ घूमते हो, और दूर जाते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। समझे? और इसीलिए दोस्तों, स्पेस में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट एक साइलेंट ऑर्केस्ट्रा का पार्ट है, जिसमें केपलर ने शुरू के रूल्स लिखे हैं। अब आई होप तुमको बहुत क्लियरली समझ गया होगा। ये तो मतलब ये अपने बुक में दिया है, इसलिए मैंने ला लिया कि एक कोन है, उस कोन को काटा यहाँ से तो कुछ ऐसा शेप फॉर्म हुआ कुछ ऐसा शेप फॉर्म हुआ, वो फिर देखा, ऐसा वैसा वो सब है उसमें। ठीक है, तो यही सब तो हमने यहाँ समझ लिया। क्या क्या समझना था? शेप क्या है? इलिप्स है।